स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल के मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, क्लास 10 रियल नंबर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपने उसको देख कर समझा होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने अभी पहले से क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पर, इसमें है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो बेटा यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237 मतलब यह है कि आपको 81 और 237 का एचसीएफ फाइंड करना है और जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को आपको 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ में गए होंगे। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 81 और 237 का एचसीएफ फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम क्या करेंगे, 237 को 81 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स 162 आया और आपको रिमाइंडर बच गया 75। फिर हम 75 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 75 और रिमाइंडर क्या बचा 6। फिर हम 6 से 75 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा 12 टाइम्स और आपको रिमाइंडर कितना बचेगा 3। और फिर हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 और आपको लास्ट जो डिवीजन होगा वो 3 होगा। इसका मतलब 3 इज द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237। इसी तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड करते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने फाइंड आउट किया है। फिर हम इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। तो स्टेप वाइज लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे 237 इक्वल टू 81 डिवीजन इनटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। सो 81 इंटू 2 प्लस 75। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में दैट इज योर डिविडेंड 81 equal to divisor into quotient and plus remainder is 6. In third step, we can write here dividend 75 equal to 6 into divisor means 12 and plus remainder is 3. And in the fourth step, 3 means here dividend equal to 6. So 6 equal to divisor means 3 into quotient means 2 and plus remainder is 0. तो आप देखो जो लास्ट डिविजर वो 3 है। So 3 is the HCF of 81 and 237। अब इसको हमें जो अब आपको पता चल गया कि जो हमारा HCF है वो 3 है, 81 और 237 का। अब इस 3 को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 और 237 को रिप्रेजेंट करना है। मीन्स जो हमारा HCF आया है 3 उसको 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए आप पहले स्टेप वाइज इस तरह से लिखेंगे। अब मैं इसके साइड में आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। देखो लास्ट से जो सेकेंड लास्ट स्टेप है उसमें देखो हमारा जो एचसीएफ है 3 है। तो हम इस पे लिखेंगे 3 इक्वल टू और 75 है इक्वल टू 6 इंटू 12 है। तो 6 इंटू 12 को ट्रांसफर कर दो तो हम इसको लिखेंगे 75 माइनस 6 इंटू 12। ठीक है। फिर हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे 3 इक्वल टू 75। अब यहाँ पर देखो 6 सेकेंड स्टेप में जो 6 है, यहाँ पर ये जो 6 है, 6 की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से तो 6 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 81 माइनस 75 इंटू कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पर जो 6 है उसकी जगह पर हम ये लिखेंगे तो माइनस और 81 माइनस 75 इंटू 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा किसका 12 का। सो 3 इक्वल टू 75 माइनस, अब देखो इस 12 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 81 इंटू 12 माइनस 75 इंटू कितना हो जाएगा 12 बन जा 12। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 75 माइनस, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट से पहले है तो इस माइनस साइन का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 81 इंटू 12 एंड माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस 75 इंटू कितना हो जाएगा
12। फिर आप यहाँ पर देखो 75 यहाँ पर भी है, 75 यहाँ पर भी है, तो 75 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा 1 बचेगा, एंड प्लस यहाँ पर जो बचेगा वो 12 बचेगा, एंड माइनस 81 इंटू कितना हो जाएगा 12। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 एंड 1 प्लस 12 कितना आ जाएगा 13, एंड माइनस 81 इंटू कितना हो जाएगा 12। अभी हमारा काम नहीं हुआ है। अभी देखो क्या है कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेप मीन्स जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें 75 के वैल्यू निकालेंगे। तो 75 के वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 75 इक्वल टू 237 एंड माइनस 81 इंटू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम रखेंगे उसको, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 की जगह पर 237 माइनस 81 इंटू 2, और इसके साथ इंटू है किसका 13 का, एंड माइनस 81 इंटू कितना हो जाएगा 12। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 237 और इस 13 का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो इंटू 13 माइनस 81 इंटू, अब इस 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 26, एंड माइनस 81 इंटू कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखो 237 हो गया इंटू कितना हो गया 30, माइनस यहाँ से देखो इन दोनों जगह से 81 कॉमन हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा 26, एंड माइनस आप साइन बाहर ले चुके हो तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 237 इंटू 13 एंड माइनस 81 इंटू, और 26 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा 13। तो आप देखो ये जो 3 है वो 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF इन द फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। तो 3 इक्वल टू क्या हो गया 237 इंटू 30 एंड माइनस 81 इंटू कितना हो गया 38। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो उसमें आप लोगों को इसी तरीके से करना है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे हमें करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता सकूं। अब एक और क्वेश्चन आता है जो आपको HCF से ही रिलेटेड होता है, उसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं। फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हों और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैथ एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको बेटा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। देखो अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर हैं A एंड B, और इन दोनों का हम LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, मीन्स A इंटू B दैट इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये रिलेशनशिप होता है। इफ वी हैव ए 2 नंबर A and B, and if we find the LCM of both the numbers and HCF of both the numbers, then A into B means product of numbers equal to product of their LCM एंड HCF। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 32 और 54, और इन दोनों नंबर का आपको HCF गिवन है कि 2 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप LCM फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स आपके पास 2 नंबर है और उन दोनों नंबर्स, आपको देखो यहाँ पे 4 क्वांटिटी है बेटा, एक पहला नंबर, दूसरा नंबर और उन दोनों नंबर का LCM और उन दोनों नंबर का HCF। इन 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज आपको गिवन होगी,
और उन 3 क्वांटिटीज जब गिवन होगी तो आपको 4th क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि हमारे पास 2 नंबर है, 32 है, दूसरा क्या है 54, और इनका एचसीएफ मान लीजिए कि 2 है और आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए, तो आपको फॉर्मूला ही लगाना, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ए की जगह पर कितना हो जाएगा 32 इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ आपको गिवन है कि 2 है। सो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू 32 इंटू 54 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 आएगा। और अगर हम 16 से 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा होता है 64, 4 कैरी हो जाएगा, और 16 5 जा होता है 80 एंड 4 84। तो इसका जो आंसर आएगा वो 844 आएगा। तो जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। ये जो रियल नंबर चैप्टर है क्लास 10th में, ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में लगभग में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को, और बहुत ईजी भी है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा जिससे कि आपके कम से कम 6 नंबर तो फिक्स हो जाए। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक थ्योरम का डिस्कशन करते हैं, जैसे फंडामेंटल जिसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अभी हमारे पास अगर कोई कंपोजिट नंबर है और अगर हमने उसके प्राइम फैक्टर निकाले, इफ यू फाइंड द प्राइम फैक्टर, तो ये जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे, ये प्राइम फैक्टर आपको यूनिक होंगे। यूनिक होने का मतलब है कि आपको इसके अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर इस नंबर का नहीं मिलेगा, और हम इन प्राइम फैक्टर्स जो हमें मिलेंगे उस नंबर को, उसको हम उस कंपोजिट नंबर को फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं, मींस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस कंपोजिट नंबर को हम उस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो हम लिखेंगे तो इसमें जो प्राइम नंबर मिलेंगे उसके ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लें कि 12 है, 12 एक आपको कंपोजिट नंबर है क्योंकि 12 अगर मान लीजिए कि 12 के हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया, तो 2 6 टाइम, फिर 2 3 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम। अब देखो 12 को जो फैक्टर मिले वो 2 मिला और क्या मिला 3, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इसके अलावा 12 के और कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो या फिर आप इसको इस तरह से लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन्स ऑर्डर मेंशन नहीं होता है।
मतलब ये जरूरी नहीं है कि 2 पहले आया है तो आप 2 को पहले ही लिखेंगे। आप 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम बात करते हैं कि इससे और किस किस टाइप के इस चैप्टर से और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी। इसमें बेटा एक और क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि यू हैव टू प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज योर प्राइम नंबर, अंडर रूट 3 प्लस 4 इज योर प्राइम नंबर, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज योर प्राइम नंबर। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल, प्राइम नहीं, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के आएगा। वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि प्राइम। आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि आप प्रूफ करिए कि अंडर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेशनल नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखो बेटा, रेशनल नंबर जो होता है, आप सबको पता है कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, और P और Q ये दोनों इंटीजर होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसमें एक चीज और समझनी है कि P और Q के जो HCF होगा वो सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको रेशनल बोलते हैं। मीन्स रेशनल नंबर इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज योर इरेशनल, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? जानते हैं तो हम सब लोग हैं कि ये एक क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्लास 9 से भी कुछ चीजें समझेंगे, और उसके बाद हम इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, जैसे अभी आपको दिया है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लेट करेंगे, लेट अंडर रूट 3 इज रेशनल। हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर आप ये देखो कि अगर ये अंडर रूट 3 एक रेशनल है तो क्या होगा, देन it can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q have common factor 1। तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो अंडर रूट 3 है वो एक रेशनल नंबर। अब भाई ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो जो P और Q है उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q, और इसको हम अंडर रूट 3 Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, हम इसको मान लेते हैं नीचे वाले को। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर। अब देखो ये P स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 3Q स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो हमारा P स्क्वायर है उसके दो फैक्टर, एक तो फैक्टर 3 है और दूसरा फैक्टर क्या है, Q स्क्वायर। ये नोट नहीं करना, बस यहाँ तक अभी समझना है। अब अगर
पी स्क्वायर के दो फैक्टर है, एक तो है 3 और दूसरा क्या है क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर 3 पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसमें हम यहां पर लिख सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 3 इज फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। अब ये बात थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको बता रहा हूं थोड़ा सा इजी वे में। इसको इस तरह से समझिए आप कि मान लीजिए कि 2 जो है 2 इज फैक्टर ऑफ 16। ये तो पता है सबको कि 2 किसका फैक्टर होता है 16 का, और 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है 4 का। इसका मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर। तो आप देखो कि 2 जो है इस नंबर 4 का भी फैक्टर है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो जो नंबर है वो उसी नंबर का भी फैक्टर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 2 जो है वो 4 के स्क्वायर का फैक्टर है। 4 के स्क्वायर का मतलब 16 का फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 जो है वो 4 का भी फैक्टर होगा। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि पी स्क्वायर इक्वल टू लिखा है 3 स्क्वायर, इसका मतलब 3 जो होगा वो पी स्क्वायर का फैक्टर होगा। और अगर 3 पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 3 जो है पी का भी फैक्टर होगा। और अगर 3 पी का फैक्टर है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करेंगे बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता है मेरे लिए। अब देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, सो 3 इज फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। और अगर 3 पी का फैक्टर है तो इसका मतलब हम देखेंगे कि 3 के, अब देखो पी के सिर्फ 3 फैक्टर तो है नहीं, 3 के अलावा भी फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या मिल रहा है क्यू स्क्वायर। इसका मतलब हम पी इक्वल टू कह सकते हैं कि 3 है। मतलब पी के जो फैक्टर होंगे वो 3 के अलावा भी कोई फैक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर का फैक्टर क्यू स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब पी का एक और फैक्टर होगा। उस फैक्टर को हमने क्या नाम दे दिया एम। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो आप लिखेंगे पुट P इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 2। तो यहां पर आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू है 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 की जगह पर लिखेंगे 3m, तो यहाँ पर 3m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर। अब देखो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आ गई। इसका मतलब आपको मिल गया कि q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 3m स्क्वायर। सो 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, therefore 3 is factor of q also। तो यहां से देखो q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 3m स्क्वायर। तो इसका मतलब q स्क्वायर के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 3 होगा, दूसरा क्या होगा m स्क्वायर होगा। तो अगर q स्क्वायर के 2 फैक्टर होंगे 3 और m स्क्वायर, अगर 3 के फैक्टर्स होंगे क्यू स्क्वायर का फैक्टर होंगे 3 और m स्क्वायर, इसका मतलब 3 जो है क्यू का भी फैक्टर होगा। तो अभी आप देखो अंडर रूट 3 को आपने माना था कि एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर होगा तो इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 जो है p का भी फैक्टर है और 3 किसका फैक्टर है q का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ p एंड q विच contradict
कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो हमारे एजम्पशन मतलब हमने जो माना है उसके क्या है, अपोजिट है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि √3 क्या है, रैशनल है। इसका मतलब √3 जो है रैशनल नहीं होगा, सो √3 इज इरेशनल। तो आपको ये हो गया कि √3 क्या है, इरेशनल है। तो आप इस तरीके से √3 या √5 या √7 मतलब सिंगल डिजिट अगर कोई नंबर है सर्ड के अंदर तो उसको इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर आता है बेटा एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिंगल डिजिट नहीं आता है, आपको प्लस माइनस करके आता है, तो उसको हम कैसे करेंगे,